नमस्कार। आज की कक्षा में हमारे अध्ययन का विषय है बीए थर्ड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत आज हम हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले विषय काव्य रूप के बारे में पढ़ेंगे। तो काव्य रूप क्या है, इसे हम समझते हैं आज की कक्षा में। तो आइए शुरू करते हैं काव्य रूप। काव्य रूप को समझने से पहले हम ये जानेंगे कि काव्य क्या है, काव्य से क्या तात्पर्य है। तो काव्य की कुछ परिभाषित शब्दावली विभिन्न आचार्यों द्वारा दी गई है, तो उन्हें आज हम पढ़ रहे हैं। संस्कृत आचार्यों ने काव्य के संबंध में क्या कहा है, उनके क्या मत रहे हैं। तो शुरू करते हैं काव्य की परिभाषा। काव्य के संबंध में संस्कृत आचार्यों के मत। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात उनका मानना है कि रसपूर्ण वाक्य ही काव्य है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रस से युक्त वाक्य ही काव्य है, उसे ही काव्य की संज्ञा दी जाती है। इसी परंपरा में हम अगला नाम देखते हैं पंडित राज जगन्नाथ का। उनके अनुसार रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द ही काव्य कहलाता है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, रमणीय अर्थ का शब्द का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य कहलाता है। ये पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा है। अगला नाम देखते हैं भामह का। तो भामह के अनुसार शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और उसके अर्थ के सम्मिश्रण को, उसके सहित के भाव को काव्य कहा जाता है। शब्दार्थों सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ के सहित के भाव का ही काव्य, उनके सम्मिश्रण का ही भाव जो है, उनके सहित का भाव काव्य कहलाता है। ये है भामा के अनुसार काव्य की परिभाषा। तो हमने यहाँ 3 परिभाषाएं पढ़ी। विश्वनाथ के अनुसार काव्य है वाक्यम रसात्मकम काव्य, अर्थात रसपूर्ण वाक्य, रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। पंडित राज जगन्नाथ ने कहा रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य कहलाता है। और भामा के अनुसार शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ के सहित का भाव काव्य कहलाता है, उनके सम्मिश्रण काव्य कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। आचार्य रुद्रट का मत काव्य के संबंध में। आचार्य रुद्रट ने कहा है ननु शब्दार्थो काव्यम। तो यहाँ शब्दार्थो शब्द को आप सही करके शब्दार्थो कीजिए। ननु शब्दार्थो काव्यम, अर्थात अर्थ का लघु समन्वयक, अर्थ का लघु समन्वयक काव्य कहलाता है। अर्थ के लघु समन्वयन को काव्य कहा जाता है आचार्य रुद्रट के अनुसार। काव्य के संबंध में मर्मट का विचार काफ़ी प्रसिद्ध रहा, काफ़ी प्रचलित रहा इनका मत। उन्होंने कहा तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वनलकृति पुनः क्वापि। तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वनलकृति पुनः क्वापि, अर्थात दोष से रहित, गुणों से युक्त और कहीं कहीं अलंकार से वहीन शब्द को काव्य कहते हैं। अर्थात ऐसा शब्द जो दोषों से रहित हो, तद दोषो, दोषों से रहित हो। शब्दार्थ हो ऐसा शब्द जो दोषों से रहित हो, सगुणा वनरकृति और गुणों से युक्त हो, और साथ ही साथ कभी कभी अलंकारों से विहीन भी हो सकता है, तो वही कहलाता है काव्य। तो ये थे काव्य के संबंध में आचार्यों के मत। विश्वनाथ ने कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रस से पूर्ण वाक्य ही काव्य है। पंडित राज जगन्नाथ का मत रहा रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य कहलाता है। और रुद्रट ने कहा ननु शब्दार्थो काव्यम, अर्थात अर्थ के लघु समन्वयन को काव्य कहा जाता है। और शब्दार्थों सहितो काव्यम भी भामा ने कहा।
उनके अनुसार, भामा के अनुसार शब्दार्थों सहितो काव्यम अर्थात शब्द और अर्थ के सहित का भाव ही काव्य कहलाता है। और मम्मट का मत भी काफी प्रचलित रहा इसके संबंध में। मम्मट ने काव्य के संबंध में कहा है, तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वनलकृति पुनः क्वापि, अर्थात वह शब्द और अर्थ जो दोषों से रहित हो, गुणों से युक्त हो और कहीं कहीं कभी कभी अलंकार विहीन भी हो सकते हैं, उन्हें काव्य कहा जाता है। तो ये तो थी काव्य के संबंध में विभिन्न आचार्यों की मतावली। और हमारा आज का विषय है काव्य स्वरूप, काव्य के भेद, काव्य के प्रकार जिन्हें कह सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं काव्य के भेद। काव्य के भेद दो प्रकार से किए गए हैं, एक है स्वरूप के अनुसार और दूसरा है शैली के अनुसार। स्वरूप के अनुसार और शैली के अनुसार आगे भी इनका वर्गीकरण किया गया, तो उस वर्गीकरण को देखते हैं। स्वरूप के अनुसार जो काव्य है उसके भी तो आगे दो भेद हो गए, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, श्रव्य हमारे श्रवण से जो संबंधित है, जो हमारे सुनने से संबंधित है, ऐसा काव्य जिसका रसास्वादन, जिसका अनुभव हम सुनकर करते हैं, वो कहलाता है श्रव्य काव्य। और दृश्य काव्य जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, दृश्य देखना, तो ऐसा काव्य जिसे देखकर हम उसका आनंद लेते हैं वो कहलाता है दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। श्रव्य काव्य के भी आगे दो भेद हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। क्या होता है ये प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगी। तो श्रव्य के ही ये आगे दो भेद हुए, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। स्वरूप काव्य के दो भेद हुए, शैली के आधार पर, स्वरूप के आधार पर। और स्वरूप के आधार पर आगे से दो भागों में फिर से वर्गीकृत कर दिया गया, जिसमें कहलाया श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य ऐसा काव्य जिसका आनंद सुनकर लिया जाता हो, और दृश्य काव्य जिसका रसास्वादन देखकर होता हो। तो श्रव्य काव्य भी आगे दो भागों में वर्गीकृत हो गया, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। इसके बारे में आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है नाटक, जिन्हें कि हम देखते हैं रंगमंच पर जो अभिनीत होता है, ऐसा काव्य दृश्य काव्य कहलाता है। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दो काव्य प्रकार हुए, और आगे ये प्रबंध काव्य भी दो भागों में वर्गीकृत हो गया, जो कहलाए महाकाव्य और खंड काव्य। प्रबंध काव्य के भी दो भाग हुए, महाकाव्य और खंड काव्य। मुक्तक भागों में वर्गीकृत नहीं हुआ। और इसी प्रकार से जो दूसरा भाग हुआ दृश्य काव्य, उसके अंतर्गत आया नाटक। और दूसरा भाग जो था शैली के आधार पर, उसके अंतर्गत काव्य के तीन भाग हुए, पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य। तो काव्य के ये तीन प्रकार कहलाए। शैली के अनुसार पद्य काव्य, जो कि पूरे काव्यशास्त्र के नियमों से बंधा हुआ, गद्य काव्य जिसमें गद्यात्मकता थी, सरलता थी, पाठक के लिए जिसका अर्थ सुगम और सरल था, और चंपू काव्य जिसके बारे में आपको मैं आगे विस्तार से बताऊंगी। चंपू काव्य क्या है? तो ये था काव्य के भेद। हमने पढ़ा काव्य की परिभाषा, काव्य की परिभाषा के अंतर्गत विभिन्न आचार्यों के मत, उन्होंने काव्य को अपने मतानुसार क्या कहा, काव्य की जो परिभाषित शब्दावली दी। उसके बाद काव्य का स्वरूप, जो काव्य के भेद किए। तो काव्य दो प्रकार के हुए, स्वरूप के अनुसार और शैली के अनुसार। स्वरूप के अंतर्गत काव्य के दो भेद हुए, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य की दो श्रृंखलाएं बटी, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। आगे जाकर प्रबंध काव्य दो भागों में बट गया, महाकाव्य और खंड काव्य। और दृश्य काव्य के अंतर्गत आया नाटक। तो ये तो था स्वरूप के अनुसार। उसके बाद हमने पढ़ा शैली के अनुसार काव्य क्या है। तो शैली के अनुसार काव्य है तीन प्रकार के, पद्य काव्य, गद्य काव्य और चंपू काव्य, जिनका हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं काव्य के भेद। काव्य के भेद दो प्रकार के, स्वरूप के अनुसार, शैली के अनुसार। स्वरूप के अनुसार श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य वह काव्य, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, सुनकर जिसका रसास्वादन हो। तो जिस काव्य का रसास्वादन दूसरे से सुनकर
या उसे स्वयं पढ़कर किया जाता हो वो काव्य कहलाता है श्रव्य काव्य। जैसे कि रामायण, महाभारत, इनका हम वाचन किसी से सुनते हैं या इसका हम स्वयं वाचन करते हैं, इसका हम पाठ करते हैं, तो उससे जो हमें रसास्वादन होता है, उससे जो काव्य का हमें आनंद मिलता है, वह ऐसा काव्य कहलाता है श्रव्य काव्य। अर्थात जिसका हम आनंद सुन कर ले सके वह काव्य श्रव्य काव्य के अंतर्गत आता है। जैसे कि रामायण, महाभारत आदि जो भी काव्य हैं वो श्रव्य काव्य के अंतर्गत आता है। और आगे हमने किए श्रव्य काव्य के दो भेदों के अंतर्गत बटा श्रव्य काव्य, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। क्या है प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, इसे हम आगे की कक्षा में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि प्रबंध काव्य को समझने से पहले प्रबंध शब्द का अर्थ समझिए। प्रबंध शब्द प्र धन बंध से मिलकर बना है। प्रबंध शब्द प्र धन बंध से मिलकर बना है। प्र का अर्थ है अच्छी तरह से, भली भांति, व्यवस्थित रूप से, और बंध का अर्थ है बंधा हुआ। तो ऐसा काव्य जो अच्छी तरह से, जिसमें कथानक, कथा वस्तु बंधी हुई हो, बंधे हुए रूप में हमें मिलती हो, वो कहलाता है प्रबंध काव्य। और मुक्तक काव्य जो इससे विपरीत है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता, कथानक का, पात्रों में, चरित्र में, संवाद में, शैली में किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं होता, काव्य शास्त्र का कोई बंधन नहीं होता, छंदों का, अलंकारों का कोई नियम नहीं होते, तो ऐसा काव्य कहलाता है मुक्तक काव्य। तो प्रबंध काव्य बंधन में बंधा हुआ काव्य, नियमों में बंधा हुआ काव्य, और मुक्तक काव्य इन नियमों से मुक्त काव्य कहलाता है मुक्तक काव्य। तो प्रबंध काव्य के उदाहरण के रूप में जैसे देखिए हम, तो रामचरितमानस जिसमें राम के जीवन की कथा है, तो वो कहलाया प्रबंध काव्य। और मुक्तक काव्य के अंतर्गत ये आपका कार्य है, ढूंढ के लाना है कि आपको मुक्तक काव्य में कौन सा काव्य होगा। तो ये आपका गृह कार्य है। मुक्तक काव्य क्या है इसके बारे में आपको पढ़कर आना है। इससे आगे की कक्षा में हम काव्य के अन्य भेदों का अध्ययन करेंगे। प्रबंध काव्य क्या है, मुक्तक काव्य क्या है, शैली के आधार पर काव्य की क्या प्रकार रहे, इनका विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। धन्यवाद।